उस दिन रमेश और अनामिका का शादी का दिन था। रात के 12 बज चुके थे। वो दोनों सोए नहीं, बिस्तर पे दोनों बैठे हुए थे और एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, अच्छा वक्त गुजार रहे थे। इस मौके पर मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। पहले बताइए वो आप मुझे कब देंगे, तब जाके मुझे भरोसा होगा कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अब ये खेल क्यों खेलना अनामिका, बताओ ना। हम अच्छे से बैठ के बात कर रहे हैं ना। कितने दिनों के बाद हमें अच्छे से बात करने का मौका मिला है। ये खेल भी प्यार का ही हिस्सा है। अब पहले आप अपनी आंखें बंद कीजिए और मैं जब आपको आंखें खोलने के लिए कहूंगी तभी खोलिएगा, और उससे पहले अगर खोल दिया तो फिर मेरा मुंह बन जाएगा। हाँ अच्छा, जब तुम कहोगी तभी मैं अपनी आंखें खोलूंगा, ठीक है ना। इतना कहकर रमेश आंखें बंद कर लेता है। फिर अनामिका बिस्तर से उतर के अलमारी के पास जाती है। उधर काव्या, अनामिका की ननद, वो तभी भी सोई नहीं थी, फोन पर बातें कर रही थी। उफ मालिनी, मैं पार्टी में नहीं आ सकती, मैनेजर से कह दो। क्या हो गया काव्या, क्यों नहीं आ सकती? हम सभी ने सोचा था कि रोज कलर का लहंगा पहनेंगे, पर मुझे वो रंग का लहंगा कहीं पे भी नहीं मिला। मैं बहुत ढूंढी, इसीलिए मैं नहीं आ रही हूँ। अरे काव्या, पार्टी मत छोड़ो, पार्टी के लिए अभी भी 2 दिन का वक्त है, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। अब तुम सो जाओ, गुड नाइट। ओके मालिनी, गुड नाइट। इतना कहकर काव्या सो जाती है। उधर अनामिका अपनी अलमारी खोलकर उसका पसंदीदा रोज कलर का लहंगा लेकर रमेश के पास जाती है, उसे देती है। रमेश पहले उस लहंगे को छूकर एहसास करता है और फिर, अरे अनामिका, तुम्हें कैसे लगा कि मुझे ये लहंगा याद नहीं रहेगा? मैंने ही तुम्हें कहा था कि इसे पहनोगी तो तुम बहुत खूबसूरत लगोगी। ये सुनते ही अनामिका बहुत खुश हो जाती है। अपनी आंखें खोल के देखो राम। इस तरह कहने पे रमेश अपनी आंखें खोल के देखता है। वो देखता है रोज कलर का लहंगा उसके हाथों में है। जब हम आशिक हुआ करते थे तो लगा था ये लहंगा तुम पे अच्छा लगेगा, इसीलिए ले आया था। आई लव यू अनामिका। आई टू राम, आई टू राम। इस बात के कितने दिन हो गए, पर देखो उसके साथ कितनी साड़ियां भी आई, लेकिन फिर भी तुमने इस लहंगे को कितने अच्छे से संभाल के रखा है, इस पे एक खरोच तक नहीं आने दी हो। इसी को प्यार कहते हैं रमेश। ठीक है अनामिका, मैं ऑफिस में बात करके 2 दिनों का छुट्टी ले लूंगा, फिर हम कहीं बाहर जाएंगे, वहाँ पे तुम्हें ये ड्रेस पहनना होगा। ओके राम। इस तरह लहंगे के बारे में वो कुछ देर बातचीत करते हैं और फिर आराम से सो जाते हैं। फिर अगले दिन काव्या दुखी होकर सोफे पर बैठी हुई थी। उसकी माँ शारदा उसे देखती है और फिर पूछने लगती है, जब वो ड्रेस ही उपलब्ध नहीं है, फिर वो ड्रेस लेने की जरूरत ही क्या है? मुझे कैसे भी करके रोज कलर का लहंगा चाहिए ही चाहिए। जब काव्या कह रही थी तभी हड़बड़ा के रेडी होके रमेश हॉल में आता है। क्या हुआ माँ, नहीं है कहकर क्या कह रही है हमारी काव्या? अरे बेटा, अब मैं क्या कहूँ, तुम्हारी बहन के ऑफिस में एक पार्टी है जहाँ सबको रोज कलर का लहंगा ही पहन के जाना है। अब उसके पास नहीं है तो वो दुखी होकर बैठी है। ऐसा क्या? तो इसमें दुखी होने की क्या बात है, दुकान में जाकर हम खरीद सकते हैं ना। वो कह ही रहा था तभी अनामिका उसके लिए लंच बॉक्स लेकर हॉल में आती है। कहीं नहीं है भैया, पिछले कई दिनों से मैं सब जगह ढूंढ चुकी हूँ, पर कहीं पे भी रोज कलर का लहंगा अवेलेबल ही नहीं है। उसके इस तरह कहने पे रमेश कैजुअली कहता है, दुकान में नहीं है क्या? तो अपनी भाभी का लहंगा पहनकर चली जाओ ना। ऐसा कहकर वो अनामिका को देखता है। अनामिका गुस्से से रमेश को देख रही होती है। फिर बिना कुछ कहे चुपचाप रमेश वहाँ से निकल जाता है। पर ये बात सुन के काव्या बहुत खुश हो जाती है। वाह भाभी, आपके पास रोज कलर का लहंगा है, पर आपने तो कभी नहीं पहना। पहनना तो चाहिए था काव्या, पर शादी के पहले भी साड़ी पहनी और शादी के बाद भी साड़ी पहनी, लेकिन तुम्हारे भैया मजाक मजाक में लड़ाई लगा के खुद निकल लिए। इतना कहकर अनामिका वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। पर काव्या मनी मन सोचने लगती है, भैया ने जब कहा इसका मतलब ये है कि भाभी के पास लहंगा तो जरूर होगा, लेकिन भाभी परेशान होकर शायद ना कह दी। मुझे भाभी पे नजर रखना होगा। इस तरह सोचकर काव्या अनामिका के बेडरूम के सामने दरवाजे के पास जाकर छेद से ताका झाकी करने लगती है। उधर अनामिका अपने कमरे में जाकर अलमारी से उस लहंगे को बाहर निकाल के कहीं और रख रही होती है। तभी काव्या अंदर आ जाती है। आपने झूठ क्यों कहा कि आपके पास रोज कलर का लहंगा नहीं है?
मेरे पास है काव्या, पर मैं नहीं दूंगी। ये ड्रेस मेरे अलावा कोई और पहने, इस बात की मंजूरी मैं नहीं दे सकती। इतना कहकर वो लहंगे को अंदर रखती है और फिर अपने कमरे में ताला लगा के वहाँ से चली जाती है। 1 घंटे बाद अनामिका थैला लेकर सब्जियां लाने के लिए जाती है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए काव्या हथौड़ी छेनी लेकर अलमारी का ताला तोड़ देती है। काव्या साड़ियाँ निकाल के बिस्तर पे रखती है, पर उसे रोज कलर का लहंगा कहीं भी नहीं मिलता। कहीं मिला बेटा? नहीं माँ, भाभी कहीं छुपा दी है। वो कह ही रही होती है, तब तक अनामिका किचन से बूस्ट बना के लाके काव्या को देती है। काव्या अनामिका को देखकर आश्चर्य रह जाती है। आप कब आई भाभी? जब अलमारी तोड़ रही थी ना, मैं तभी आई। बहुत मेहनत की हो ना, इसीलिए बूस्ट लेकर आई ताकि फिर से तोड़ सको तुम। इतना कहकर मुस्कुराते हुए अनामिका वहाँ से चली जाती है। 1 घंटा निकल जाता है। उसके बाद बहू रानी अपना पसंदीदा लहंगा छत पे ले जाकर उसे सुखा रही होती है। चूँकि उसे पता था कि उसकी ननद पोशाक के लिए कुछ भी कर सकती है, इसलिए उसने ये जानने के लिए कि क्या करेगी, वो एक फूलों का गमला वहाँ रखती है और उसमें एक छोटा सा कैमरा भी रख देती है। ये बात काव्या को पता नहीं थी। उसने अपनी माँ को वहीं पे रखा और वो खुद छत पे चली गई। किचन में खड़ी होकर अनामिका अपने फोन में ही ये सब कुछ देख लेती है। वो एक रबर का सांप शारदा के ऊपर डाल देती है। सांप देखते ही शारदा डर जाती है, कूदने लगती है। सांप सांप, अरे ओ काव्या, कहाँ हो? इधर आओ। शारदा जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुन के काव्या भागते हुए आती है। काव्या समझ जाती है ये प्लास्टिक का सांप है। फिर अनामिका हंस रही थी, उसे गुस्से से देखती है। काव्या, मेरे रोज कलर के लहंगे की तरफ आना भी मत, ध्यान रखना। क्यों भाभी, मैं शांत हूँ तो आप कुछ भी करेंगी? लहंगा दे ही देंगी तो क्या होगा, घुल जाएगा, पिघल जाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं तुम्हें नहीं दूंगी काव्या। शादी से पहले ही बड़े प्यार से तुम्हारे भैया ने इस लहंगे को लाकर मुझे दिया था, तब से मैं संभाल के रखी हूँ, बहुत ही अच्छे से रखी हूँ। तुम्हें कुछ भी नहीं पता इस बारे में। भाभी, मैंने हमेशा के लिए थोड़ी ना मांगा है। ऑफिस में एक छोटी सी पार्टी है, वहाँ सभी लोग रोज कलर का लहंगा पहनेंगे। मैं बस ऑफिस की पार्टी में जैसे पहन के जाऊंगी वैसा ही वापस आके आपको लौटा दूंगी। मैं तुम पे भरोसा नहीं करती। जब यहाँ इन दोनों के बीच बात चल रही थी, उधर तेज हवा चलती है और छत पे पसारा हुआ लहंगा हवा में उड़ जाती है। उसे पकड़ने के लिए काव्या उस लहंगे के पीछे पीछे भागती है। अनामिका भी उस लहंगे को पकड़ने के लिए पीछे पीछे भागती है। इस तरह उस लहंगे को पकड़ने के लिए दोनों ही भाग रही होती है। थोड़ी देर बाद बिल्कुल एक साथ एक ही समय काव्या और अनामिका दोनों उस लहंगे को पकड़ लेती है। अनामिका मेरा लहंगा है बोलकर उसे खींचने लगी। उधर काव्या भी कहने लगी कि इसे मैंने पकड़ा है तो ये मेरा है। दोनों ही लहंगे को अलग अलग छोर से पकड़ के मेरा है कहकर खींचने लगी। इस तरह दोनों के बीच में जबरदस्त लड़ाई होने लगी। प्लीज काव्या, समझने की कोशिश करो, तुम्हारे भैया के दिए हुए ये पहली और आखिरी गिफ्ट है। प्लीज काव्या। इतना कहकर रोने लगी अनामिका। ये देखकर काव्या को बहुत बुरा लगा। फिर काव्या छोड़ देती है। अनामिका लहंगा लेकर अपने कमरे में चली जाती है। फिर वहाँ से काव्या शारदा के पास जाती है। भाभी के लहंगे की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है उसे उस लहंगे से बहुत लगाव है। तुम ऑफिस में फोन करके कह दो तुम पार्टी में नहीं आओगी। काव्या बिना जवाब दिए हुए वहाँ से चली जाती है। उस रात वो अपने कमरे में बिस्तर पे बैठे बैठे रो रही होती है। अनामिका काव्या के कमरे में जाती है। काव्या, काव्या, खाली पेट तुम मत सो। मैं ऐसे ही सोऊंगी, आप अभी यहाँ से जाइए भाभी। कहते हुए चाय का कप रखा हुआ वो दरवाजे की तरफ फेंकती है। इस बात से अनामिका बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से चली जाती है। तब तक टेलर महेश अनामिका के पास आता है। दीदी, आप कह देना रोज कलर का लहंगा सिलने के लिए, एक बार देखिए तो। अनामिका को वो रोज कलर का लहंगा देकर चला जाता है। अनामिका उसे अच्छे से देखने लगती है। ये कहाँ से आया बहू? काव्या का दर्द देखा नहीं जा रहा था माँ जी, इसलिए अपना लहंगा देकर उसे सिलने को कहा था। ये सुनकर शारदा बहुत खुश होती है। फिर वो काव्या के कमरे में जाके पूरा बात बताती है। काव्या भी रोज कलर का लहंगा देखकर बहुत खुश हो जाती है। थैंक यू भाभी। अगले दिन काव्या वो रोज कलर का लहंगा पहनकर अपने ऑफिस पार्टी में जाती है और इधर अनामिका उस रोज कलर के लहंगे को पहनकर रमेश के साथ टूर पे चली जाती है। ये थी आज की कहानी, बहू और बेटी के बीच लहंगा।
नई कहानी लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। महिला कैदियों के लिए एक बड़ी जेल थी। वहाँ पेड़ के नीचे खड़ी थी 25 साल की अनामिका, जिसे मौत की सजा सुनाई गई थी। उसके हाथों में एक बहुत पुरानी फोटो थी जिसमें वो अपनी सासू माँ के साथ थी। अनामिका की आंखें भर आती है और आंसू तस्वीर पे आके गिरती है। माफ कर दीजिएगा माँ जी, जब मैं 10 साल की थी मैं मूवी देखने के लिए गई थी। आपने मुझे जब डांटा तो मैं पलट के जवाब दी। आपने मुझे थप्पड़ मारा। बिना सोचे समझे मैं घर छोड़ के गुस्से से बाहर आ गई थी और किस्मत देखिए मुझे ये सजा मिली। इस तरह से वो परेशान हो रही थी। तभी जेल ऑफिसर उसे देखकर उसके पास आती है। अनामिका अपनी आंसू पोंछती है। अपर्णा को देखकर वो खुश होकर कहने लगती है, मैडम क्या आप मेरी सासू माँ से मिली? आपने मेरे बारे में बताया? क्या कहा उन्होंने मुझे माफ कर दिया? क्या वो मुझसे मिलने के लिए तैयार हो गई? अनामिका बिना सांस लिए समय लिए एक के बाद एक सवाल किए जा रही थी। अपर्णा अनामिका के बात को बीच से काटते हुए दुखी होकर कहती है, अनामिका पहले तुम मेरी बात सुनो। जैसे कि तुम्हारी आखिरी इच्छा तुमने हमें बताया और जिस तरह से तुमने हमें विवरण दिया था, हम उस गांव गए थे। वहां पर जाके देखे, लोगों से पूछताछ करने पे पता चला कि शारदा और उसके परिवार किसी और गांव में शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन कहाँ गए हैं ये बात किसी भी गांव वाले को नहीं पता। उनके मुंह से ये बात सुनते ही अनामिका दुखी होकर रोने लगती है। अनामिका तुम इतना रो कि तुम्हारा दिल का सारा दुख समा जाए। तब तक रो जब तक दिल साफ ना हो जाए। मैं तुम्हें नहीं रोकने वाली। वैसे भी आज तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। इस तरह कहकर वहां से वो चली जाती है। ठीक उसी वक्त रमेश अकेले ऑफिस के छत पे खड़े होकर चाय पीते पीते वहां से चारों तरफ देख रहा होता है। हाय राम। हेलो अनुपमा। कॉल मी ओनली अनु। नहीं बुला सकता। मेरी एक रिश्तेदार अनामिका को इस नाम से बुलाता था। दूर के रिश्तेदार के लिए तुम्हारे मन में इतना प्यार? बहुत प्यार है। बचपन से ही मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। फिर तुम दोनों की शादी कब हो रही है? 10 साल से वो गायब है। जैसे वो वापस आती है वैसे ही हम दोनों की शादी होगी। ओहो, इसका मतलब है कि अभी तक वो तुम्हें मिली ही नहीं। अनुपमा की ऐसी बातें सुन के रमेश बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। सोफे पे बैठकर शारदा अपनी रिश्तेदार अनामिका की तस्वीर देखती है जब वो जवान थी। कहाँ हो, कैसी हो तुम अनामिका? कहाँ चली गई तुम? मैंने तुम्हें डांट क्या दिया? तुम मुझे सजा दे रही हो। एक नहीं, दो नहीं, पिछले 15 सालों से तुम मुझे रुला रही हो। वो परेशान हो रही थी। तभी पति प्रसाद वहाँ आते हैं। शारदा, और कितने दिनों तक तुम अनामिका की तस्वीर देखकर ऐसे रोती रहोगी? चलो खाना खा लो। मुझे भूख नहीं लगी है। जैसे अनामिका घर छोड़ी, अपना गांव छोड़ के चली गई, उस दिन से लेकर आज का दिन 15 तारीख को पूरे 15 साल हो जाएंगे। मान गए तुम्हारी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है। वो मेरी रिश्तेदार है, मैं कैसे भूल सकती हूँ। जब मेरे दूर के भाई का देहांत हो रहा था, उन्होंने अनामिका का हाथ मेरे हाथ में दिया था, पर मैं अनामिका को पाल नहीं पाई। मैं उसे इस घर से भाग जाने के लिए मजबूर कर दिया। नहीं शारदा, तुम उसे सबक सिखाना चाहती थी। हमने क्या सपने में सोचा था कि 10 साल की अनामिका ऐसा करेगी? बताओ। पता नहीं अभी वो कहाँ है। जहाँ भी रहे बस सुरक्षित रहे। वो हमें दुखी हालत में छोड़ गई। उन दिनों हमने उसे कहाँ नहीं ढूंढा। हर बस में उसकी तस्वीर चिपकाई, पर आखिर में वो गई कहाँ? आज तक उसका कहीं अता पता नहीं चला। बस एक बार वो मिल जाए, मैं उसके ऊपर कभी हाथ नहीं उठाऊंगी। पता नहीं शारदा, वो मौका भी हमें मिलेगा या नहीं। तभी शारदा का फोन बज उठता है। शारदा फोन उठा के अगले 10 मिनट तक वो बात करती रहती है। जेलर मैडम थी, वो हमसे अभी मिलना चाहती है। वो बहुत गुस्से में है। ऐसा क्या? पर कोई चारा भी नहीं। मेरी माँ जेल में जल्लाद थी। उनके देहांत के बाद वो नौकरी तुम्हें मिली। वो बुलाएगी तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है फिर, तो मैं चली जाती हूँ। ठीक है, डब्बा साथ लेते जाओ। बस में बैठ के खा लेना। दोपहर के 1 बज चुके हैं। ठीक है जी, मैं खा लूंगी।
इतना कहकर शारदा निकल जाती है। फिर ऑटो आके जेल के सामने रुकती है। शारदा ऑटो से उतर के पैसे देती है और फिर अंदर जाती है। नमस्ते मैडम। आओ बैठो। ठीक है मैडम। शारदा, जिसे तुम फांसी देने वाली हो वो 25 साल की लड़की है। उसकी कहानी सुन के तो मुझे रोना ही आ गया। अब चूंकि उसके आगे पीछे कोई है नहीं, इसीलिए एक गलत केस की वजह से उसे फांसी मिल गई। वहाँ पे सीमेंट की बोरियां और वजन भी है। जाके एक बार ट्रायल कर लो। तो लड़की को राष्ट्रपति ने अपनी तरफ से दया नहीं दिखाई? नहीं शारदा। अच्छा, तो क्या मैडम रस्सी से मौत दे जाने की आदेश मिली है? हाँ, उसी से मिला है। एक बार जाके देख लो। इस तरह कहने पे शारदा जहाँ पे फांसी दी जाती है वहाँ पे आती है। सावधानी पूर्वक ट्रायल करना शारदा। फिर शारदा फांसी दी जाने वाली जगह पे जाती है। रस्सी, वजन, सारी चीजों की वो जांच करती है। सब कुछ ठीक है मैडम। अच्छा सुनो, कल 5:30-6 बजे तुम्हें उसकी जान लेनी है। एक बार चलो, जाके हम जेल से घुमाते हैं। चलो मेरे साथ। इतना कहकर जेलर मैडम शारदा को अनामिका के कमरे में ले जाती है। अनामिका शारदा को देखते ही पहचान जाती है। वो खुशी से मानो झूम उठती है और फिर मनी मन सोचने लगती है, मुझे नहीं पता था मौत से पहले मैं सासू माँ को देख पाऊंगी, लेकिन देख लिया। और सबसे बड़ी बात, आज उनके हाथों में ही मेरी जान जाएगी। उन्होंने मुझे 10 साल तक पाला और आज मेरी जान जाने वाली है तो 25 साल बाद मिली। देखो मेरी किस्मत कैसी है। मनी मन वो बहुत खुश होती है, पर बाहर से सीरियस होकर कहती है, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डर रही हूँ मैडम। कल मेरी फांसी है ना? हाँ, तो यही है जिसकी कल फांसी होगी। काम के मुताबिक आपने उन्हें चुना है। देखिए उनका पोशाक देखिए। देखो बेटा, मुझे तुम पर कोई गुस्सा नहीं है। तुम और मेरे रिश्तेदार, तुम दोनों की उम्र भी एक ही होगी। लेकिन जब वो 10 साल की छोटी थी तभी वो घर छोड़कर भाग गई। क्या नाम था उसका शारदा? अनामिका मैडम। इस लड़की का नाम? इससे पहले कि जेलर मैडम और कुछ कहती, अनामिका बीच में घुसकर कहने लगती है, नहीं मैडम, आप उसके साथ मेरी तुलना क्यों कर रही है? वो ठीक है मैडम। देखो बेटा, तुम्हारे प्रति मुझे कोई भी किसी तरह का गुस्सा नहीं। तुम मेरी दुश्मन नहीं हो, मैं बस अपना काम कर रही हूँ। मैडम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आप इन्हें कहिए थोड़ी देर के लिए बाहर जाने। इस तरह कहने पे शारदा वहाँ से बाहर चली जाती है। अनामिका जेलर मैडम को जो कुछ कहना चाहती थी सब कुछ कहती है। सुन के जेलर मैडम आश्चर्य हो जाती है। ये बात मेरी मौत के बाद उन्हें बताइएगा मैडम। ठीक है अनामिका, कल डॉक्टर आने से पहले तुम अच्छे से नहा धो लेना और 5 बजे से पहले ही रेडी हो जाना। ठीक है मैडम। आखिर में आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी आखिरी ख्वाहिश जो थी कि मैं अपनी सासू माँ को देखूं, उसके लिए बहुत धन्यवाद। इस तरह कह के जेलर मैडम अपने कमरे में लौट आती है। फिर अगले दिन जब सुबह के घड़ी में 5 बज रहे थे, शारदा, डॉक्टर और जेलर मैडम उसके कमरे में आते हैं। शारदा, आखिरी के आधे घंटे बचे हुए हैं, हमें 5:30 बजे करना है। तुम कमरे में जाके सब कुछ रेडी करो। ठीक है मैडम। शारदा वहाँ से चली जाती है। जेलर मैडम और डॉक्टर दोनों अनामिका के पास जाते हैं। डॉक्टर अनामिका की जांच करते हैं। बाद में अनामिका को मृत्यु दंड कक्षा में ले जाया जाता है। जेलर मैडम शारदा को कुछ सामान देती है। शारदा, ध्यान रखना, इस कागज में जो है वो अनामिका को खिला देना। वो छोटी थोड़ी ना है मैडम, उसे दे दीजिए, वो खुद ही खा लेगी। अच्छे से दही चावल मिला के उसे खिला दो शारदा, यही उसकी आखिरी इच्छा है। मुझे खिलाने को कह रही है? हाँ, तुम्हें ही खिलाना होगा। कहने पर शारदा अनामिका को दही चावल खिलाती है और रोने लगती है। अनामिका उनके आंसू पोंछती है। परेशान मत होइए माँ जी, पिताजी, रमेश सभी से कहिएगा ताकि वो मुझे माफ कर दे। बस मरने से पहले एक ही इच्छा थी कि सासू माँ आके मुझे अपने हाथों से खाना खिलाए। इस तरह कहकर अनामिका सिसक सिसक के रोती है। सब निशब्द हो जाता है। थोड़ी देर बाद शारदा शांत होती है। अनामिका, ये तुम हो? जोर से शारदा चिल्ला के कहती है। फिर वो एक दूसरे को गले लगा के रोने लगती है। मुझे माफ कर दीजिएगा माँ जी, उस दिन आपने मारा था इसलिए मैं घर से भाग गई और इसी बीच किसी ने मुझे किडनैप कर लिया।
उन्होंने जहन्नुम दिखाया, हर तरह का गैर कानूनी काम करवाया। उन्होंने मुझे ड्रग्स बेचने के लिए मजबूर किया। वो ड्रग्स कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद की है। मैंने फैसला किया कि अब ये काम नहीं करूंगी, इसीलिए इन लोगों ने मुझे ये सजा दी। शारदा अनामिका को वहीं छोड़ के सीधा जेलर मैडम के पास जाकर विनती करने लगती है। मैडम, ये काम मुझसे नहीं होगा। चारा नहीं शारदा, करना ही होगा। मैडम, वो मेरी रिश्तेदार है, सब कुछ ठीक रहता तो आज वो मेरी बहू होती। ये सब कुछ जानने के बाद अब मैं उसकी जान नहीं ले सकती। करना ही होगा शारदा, ये तुम्हारा काम है, कहकर वो उसे समझाती है। माँ जी, आपका कर्तव्य आप कीजिए, कुछ नहीं होगा। ऐसा कहकर अनामिका स्टेज पे जाके चढ़ जाती है। तो क्या आखिर में अनामिका को मौत की सजा दी गई, या फिर शारदा समझाने के बाद वो अनामिका की जान लेकर अपना फर्ज निभाई? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइएगा। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार।